नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता। जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो उससे जुड़ी हुई समस्याओं के हल भी जानना बेहद ज़रूरी है और इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़े हुए हर एक पहलू पर विस्तार से बातचीत करते हैं, जिससे हमारे किसान भाई फसल की गुणवत्ता को बनाए रखें और साथ ही अच्छी पैदावार पाएँ। तो जब हम खेती किसानी के विषय में आगे बढ़ते हैं तो किसान भाई एक पूरी तरीके से प्रबंधन करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें भूमि का तैयार होना, बीज दर, बीजों का उपचार होना और बाकी सभी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। तो आज के कार्यक्रम में एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है सोयाबीन की फसल में उर्वरक प्रबंधन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में है वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. दीक्षित जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र देवास से आए हैं, तो आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं और किसान भाइयों जानते हैं कि किस प्रकार उर्वरक प्रबंधन किया जाए सोयाबीन की खड़ी फसल के लिए। सोयाबीन में जो है कुछ किसान भाई ये भी देखने में आया है कि जो हमारा इमिजा थाइपर है उसके साथ में क्लोविन का मिश्रण करते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति निर्मित करता है और जो फसल को नुकसान करता है, उसको स्कार्चिंग आती है। तो इसलिए हमें किसान भाइयों को ये निवेदन पूर्वक जो है उनको सलाह है कि कभी भी इमिजा थाइपर को साथ में क्लोविन का मिश्रण न करें। और दूसरा ये भी देखने में आया है कि काफ़ी किसान भाई जो है हमें विविध प्रकार की दवाओं को मिला करके मिश्रित करके जो है उसका उपयोग करते हैं, जिससे उनका एक केमिकल रिएक्शंस होता है। तो हमारा ये अनुरोध है कि कोई भी दवा को बिना अनुशंसा के लिए न मिलाएं। केवल यदि बात करते हैं तो हमें केवल 3 दवाओं का जो है वीडिसाइड के साथ में मिलाने की अनुशंसा की गई है। नंबर 1, इमिजा थाइपर के साथ में क्लोरइंटिनिलीप्रोल को मिलाया जा सकता है और जो उसके साथ साथ में किजालोफापिथाइल के साथ में भी मिलाया जा सकता है। और दूसरा जो है आपका जो दवा है कि हमें जो लेम्डासाइलोथ्रीन है उसके साथ में जो है हम दवा को मिला सकते हैं, वीडिसाइड को मिला सकते हैं, क्विनाल्फास के साथ में मिला सकते हैं। केवल 3 दवाओं के साथ में वीडिसाइड को मिलाया जा सकता है, बाकी दवाओं को कभी भी न मिलाएं। साथ साथ में ये भी अनुरोध है किसान भाइयों को कि जो क्विनाल्फास, लेम्डासाइलोथ्रीन और प्रोपेनोफास, साइपरमेथ्रिन, ये विविध प्रकार की दवाओं को मिला करके जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं हम फाल्ट करके जो है दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो उनसे सादरपूर्वक अनुरोध है कि जो दवाएं उनको बताई गई हैं उसी दवाओं का उपयोग करें, मिश्रित करके दवाओं का उपयोग न करें। प्रत्येक जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, उसके मुताबिक जो है हमारी दवाओं की अनुशंसा की गई है। और अनुशंसा जो है निश्चित रूप से अनुशंसित दवाओं का, यदि आपका तना मक्खी है तो तना मक्खी के हिसाब से उपयोग करें, गडल बीटल है तो गडल बीटल के उपयोग करें, यदि स्टेम फ्लाई है तो स्टेम फ्लाई के हिसाब से करें, और यदि वाइट फ्लाई है तो वाइट फ्लाई के हिसाब से करें, यदि सेमी लूपर है तो सेमी लूपर के हिसाब से करें। कभी भी दवाओं का मिश्रण न करें और साथ साथ में प्रति हेक्टेयर कम से कम 500 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। इंसेक्टिसाइड्स के लिए जो है फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करें और वीडिसाइड के लिए कट नोजल का उपयोग करें। यदि इस प्रकार का जो है उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है किसान भाइयों को किसी भी प्रकार का जो है उत्पादन में नुकसान नहीं होगा और उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किसान भाइयों, कार्यक्रम में समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का। मिलेंगे अंतराल के उस पार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद
उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, जाना आपने कि किस प्रकार सोयाबीन की खड़ी फसल में आप कैसे उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी के बाद अब समय है कार्यक्रम में आपको दूसरे विषय विशेषज्ञ से मिलाने का, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार खरीफ की फसलों में आप खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आइए हम बातचीत करते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में दूसरे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। आप भी वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास में। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र देवास में सस्य वैज्ञानिक के रूप में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज हम समन्वित खरपतवार प्रबंधन की बात करेंगे। खरपतवार क्या चीज़ है और इसका प्रबंधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किसान भाइयों, सिंपल भाषा में अगर खरपतवार समझे तो ऐसा पौधा जो अवांछित पौधा हो, जिस पौधे की हमें उस खेत में या उस समय आवश्यकता नहीं हो, उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। जैसे अगर गेहूँ के खेत में अगर चना का कोई पौधा है तो वो हमारे लिए खरपतवार कहलाएगा। किसान भाइयों, खरपतवार की समस्या क्यों महत्वपूर्ण है। खरपतवार के जो पौधे हैं उसमें बीज पैदा करने की क्षमता फसलीय पौधों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बीजों का प्रसारण बड़ी तेज़ी से होता है। इसके बीज कई सालों तक ज़मीन में सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जब भी अनुकूल मौसम मिलता है तब ये अंकुरित हो जाते हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण खरपतवार की समस्या बढ़ती जाती है। किसान भाइयों, खरपतवार के पौधे हमारे जो फसली पौधे हैं उसके साथ प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उर्वरक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण हमारी फसली पौधे कमज़ोर रह जाती हैं, उत्पादन कम मिलता है। हमें खरपतवार का प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए कि हमारी लागत भी कम आए और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो। इसके लिए हम लोग किसान भाइयों समन्वित खरपतवार प्रबंधन पर हमें जोर देना चाहिए। समन्वित खरपतवार प्रबंधन का मतलब एक से अधिक विधियों का समावेश करें ताकि हम कम लागत में बिना पर्यावरण को प्रदूषित किए खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख तरीका है प्रिवेंटिव, मतलब निषेध तरीका। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि खरपतवार के जो बीज हैं वो हमारे खेत में ही ना आ पाएँ। इसके लिए सबसे पहला प्रयास है कि जब भी हम बीज का चुनाव करते हैं वो बीज हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के खरपतवार के पौधे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जब हम बोनी करते समय ही अगर उसमें कुछ खरपतवार के पौधे होंगे तो बीज की खरपतवार की समस्या बढ़ती जाएगी। ये माना जाता है कि अगर एक बार खरपतवार के पौधे फैल जाएं तो अगर हम 7 साल तक निंदाई करते रहें तो भी खरपतवार की समस्या नहीं ख़त्म होती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें जो बीज का चुनाव करना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बीज होना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों, जब हम खेत में जो गोबर काम में ले रहे हैं वो हमेशा पका हुआ गोबर का खाद होना चाहिए, क्योंकि कच्चे गोबर की खाद में खरपतवार के बीज रहते हैं जो अंकुरित हो जाते हैं और खरपतवार की समस्या पैदा कर देते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, जब हम किस खेत में सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई की जो हमारी नालियां हैं उसके अंदर खरपतवार के पौधे नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे रहने चाहिए, क्योंकि सिंचाई की नालियों के माध्यम से भी खरपतवार के पौधे खेत में पहुँचते हैं और खरपतवार की समस्या पैदा करते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, जब हम
जो हमारे जानवर चरने के लिए जाते हैं तो कई बार वो ऐसे खेतों में चरने लग जाते हैं जहाँ खरपतवार की बहुत अधिक समस्या होती है। फिर उसके शरीर से वो बीज चिपक कर हमारे जो खेत हैं जहाँ हम उनको डोरा चलाने में काम लेते हैं वहाँ खरपतवार की समस्या आ जाती है। तो ये ध्यान रखें कि अगर जानवर चरने जा रहे हैं तो जब वो लौट के हैं तो उनकी अच्छे से सफाई कर दें, उन पर खरपतवार के बीज नहीं रहें। इसी तरह जो भी हमारे खेतों में काम आने वाली मशीनरी है, सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर है, वो भी हम उनकी सफाई पे ध्यान रखें ताकि उनमें खरपतवार के पौधे नहीं हैं। तो इन सब विधियों को आप अगर अपनाते हैं तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के हम खरपतवार के बीजों के प्रवेश को हम अपने खेतों में रोक सकते हैं। इसको निषेध विधि या प्रिवेंटिव मेथड कहते हैं। दूसरा किसान भाइयों, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि का मतलब हम मशीनों का उपयोग कर या यांत्रिक शक्ति का प्रयोग कर खरपतवार को रोकें, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण तरीका है डोरा या कुल्फा चलाना। डोरा और कुल्फा के माध्यम से खरपतवार तो नियंत्रित होते ही हैं, इसके अलावा फसल के अंदर वायु का संचार बढ़ता है, खेत के अंदर नमी संचित होती है। तो इस तरह अगर हम डोरा कुल्फा चलाते हैं तो ये यांत्रिक विधि के अंदर खरपतवार नियंत्रित करने की सबसे अच्छी विधि है। तो इस तरह ये हम यांत्रिक विधि के द्वारा भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं जिसको हम सस्य क्रियाएं कहते हैं, उसके द्वारा भी खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बात करेंगे फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र के माध्यम से भी हम खरपतवार कम कर सकते हैं। जैसे कई खरपतवार के ऐसे पौधे हैं जो उस फसल के साथ ही निकलते हैं। जैसे अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो गेहूं की खेती के साथ आपने देखा होगा गेहूं का मामा, जंगली जई, इस तरह के खरपतवार के पौधे काफ़ी अधिक मात्रा में निकलते हैं। अगर हम लंबे समय तक गेहूं की खेती उसी खेत में करते रहेंगे तो ये जंगली जई, गेहूं के मामा की समस्या बढ़ती जाएगी। अगर हम गेहूं की फसल बदलकर उसकी जगह कोई भी सरसों, तोरिया, चना लगा देंगे तो ये खरपतवार कम होने लग जाएंगे। इसी तरह आपने देखा होगा मक्का की फसल में, ज्वार की फसल के अंदर स्ट्राइगा नाम का वीड निकलता है जो कि इसकी जड़ों के साथ चुप निकल रहता है। अगर हम मक्का का फसल चक्कर सोयाबीन की फसल से कर दें तो अपने हाथ स्ट्राइगा की समस्या कम हो जाएगी। तो इस तरह हम फसल चक्कर अपनाकर भी खरपतवार की समस्या को कम कर सकते हैं। इसी तरह सिंचाई के माध्यम से भी हम खरपतवार कम कर सकते हैं। जैसे अगर हम खेत में पानी बहाकर पिला रहे हैं तो जहाँ जहाँ पानी जाएगा, जहाँ जहाँ नमी मिलेगी, वहाँ खरपतवार के पौधे होंगे। अगर हम इसकी जगह बूंद बूंद पत्ती का प्रयोग करें, ड्रिप इरीगेशन का प्रयोग करें, तो ड्रिप इरीगेशन पौधों की जड़ों में ही बूंद बूंद करके पानी को उपलब्ध कराता है। तो सिर्फ पानी पौधों की जड़ों को मिलेगा और बाकी सूखी जगह पर खरपतवार के पौधे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह हम सिंचाई प्रबंधन के द्वारा भी खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, जो उर्वरक है, अगर उर्वरक भी देते समय हम ध्यान रखें कि जो हमारा दुफन पत्ती है या फर्टिकम सीड ड्रिल है, उसके माध्यम से बीज के नीचे ही उर्वरक को देंगे तो वो उर्वरक पूरा का पूरा फसली पौधों को मिलेगा, बीज की खाली जगह में नहीं गिरेगा और खरपतवार के पौधे नहीं निकलेंगे। तो इस तरह हम उर्वरक प्रबंधन के द्वारा भी ये खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी तरह फसल के अंदर जो 2 कतारों के बीच की जगह रहती है वहाँ हम मल्चिंग कर दें। मतलब अगर कोई चारा वगैरह बिछा दें, स्ट्रा बिछा दें, तो उस मल्चिंग की वजह से भी खरपतवार कम निकलते हैं। तो इन विधियों को अपनाकर भी हम खरपतवार की समस्या को कम कर सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, एक जैविक विधि भी है जिसके माध्यम से भी खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर गाजर घास की समस्या बढ़ती जा रही है। देश के किसी हिस्से में भी देखेंगे तो गाजर घास बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो इसके नियंत्रण के लिए ये देखा गया है कि जो जैविक विधि है वो सबसे उपयुक्त विधि है। इसके अंदर एक कीट आता है जिसको मैक्सिकन बीटल बोलते हैं। इस कीट की खासियत ये है कि ये कीट सिर्फ गाजर घास को ही खाने का काम करता है। जब तक खेत में या आसपास गाजर घास होगी तब तक ये कीट उस गाजर घास को खाता रहेगा और जब गाजर घास ख़त्म हो जाएगी तो ये अपने आप उस पौधे के अलावा किसी दूसरे पौधे पे नहीं जाएगा, चाहे वो भूख से मर जाए। तो जैविक नियंत्रण में जो मैक्सिकन बीटल है ये गाजर घास के नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद किसान भाइयों, अंतिम अवस्था में हमें रासायनिक खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करना है। जब हमें ये लगे कि बाकी विधियों के द्वारा खरपतवार प्रबंधन अच्छे से नहीं हो पाया है या अभी भी खरपतवार की समस्या है तो हमें रासायनिक दवाओं का चुनाव करना है। रासायनिक दवाओं में कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे हम शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार प्रबंधन को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि फसल की बोनी से पूर्व दवाई डालकर या फसल की बोनी के तुरंत बाद दवाई डालकर भी हम खरपतवार की समस्या को कम कर सकते हैं। इसी तरह
जैसे आपने देखा होगा कि हम जब डोरा चलाते हैं तो कतार के बीच का चारा तो कम हो जाता है, परंतु पौधे से पौधे के बीच का जो चारा है उसको सिर्फ हम खरपतवार नाशी दवा के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। और इसी तरह किसान भाइयों, कुछ खरपतवार के ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें शुरुआती अवस्था में पहचानना बड़ा मुश्किल काम होता है, जैसे गेहूं की फसल में गेहूं का मामा या जंगली जई। ये जो खरपतवार के पौधे हैं ये बिल्कुल देखने में गेहूं की तरह रहते हैं, इनको आप निंदाई के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें खरपतवार नाशी दवाओं का ही प्रयोग करना है। इसलिए खरपतवार नाशी दवाओं का भी कई फायदे हैं जिनका हम चुनाव करके शुरुआती अवस्था में खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, जितनी भी खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं ये 3 अवस्थाओं में काम आती है। बोनी से पूर्व, जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उस अवस्था पर भी हम दवाई डालकर खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे तरह की जो दवाइयाँ हैं वो बोनी करने के तुरंत बाद 2 से 3 दिन के अंदर उसका छिड़काव करें तो उसको हम खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। और जो तीसरी अवस्था की दवाई है ये खड़ी फसल में काम आती है। जब हमारी फसलें 20 दिन की 25 दिन की हो जाती हैं उस अवस्था पर अगर हम दवाई का छिड़काव करेंगे तो हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह 3 अवस्थाओं में हम अलग अलग खरपतवार नाशी दवाओं का चुनाव कर सकते हैं। अब चूंकि किसान भाइयों, जितनी भी हमारी फसलें हैं सब फसलों के लिए अलग अलग खरपतवार नाशी दवाई होती हैं। सोयाबीन के लिए अलग दवा है, गेहूं के लिए अलग दवा है, चने के लिए अलग दवाएं हैं। इसलिए जब भी आप लोगों को खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना हो तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या कृषि विभाग के जो ग्राम सेवक या अधिकारी हैं उनसे पहले संपर्क करें और उसकी पूरी जानकारी लेकर ही खरपतवार नाशी दवाओं का चुनाव करें। क्योंकि अगर गलत दवाओं का चुनाव कर लिया जाए या गलत समय पर गलत मात्रा में छिड़काव किया जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको फिर दोहराना चाहूँगा कि जब भी हमें खरपतवार नाशी दवाओं का चुनाव करना हो तो पहले कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर उनसे पूरी सलाह लेकर ही इन दवाओं का चुनाव करें। धन्यवाद किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली हैं जो कि आपके बेहद काम की होंगी। तो आप इन सभी जानकारियों को अच्छी तरीके से समझकर जो है अपने काम में आप सम्मिलित कर सकते हैं और इन सभी उपायों से आप अच्छी पैदावार पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम कृषि दर्शन में समय हो गया है कुछ मुख्य समाचारों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। किसान रथ मोबाइल ऐप से किसानों के लिए अनाज बिक्री हुई आसान। भोपाल के डॉक्टर शुक्ला को कृषि अनुसंधान का शीर्ष रफी सम्मान। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में केंचुआ खाद की दी जानकारी। खरीफ के मौसम में बैंगन की खेती लाभदायक। ऑटोमेटिक हाइब्रिड ट्रैक्टर खेतों में दौड़ने के लिए तैयार। और अब खबरें विस्तार से। किसान रथ मोबाइल ऐप कृषि मंत्री ने लॉन्च किया। अनाज बिक्री हुई आसान। कृषकों को उनके अनाज परिवहन को सुगम बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से कृषक अनाज परिवहन हेतु ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक आदि को पहले से बुक करा सकेंगे। किसान रथ मोबाइल ऐप को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। सरकार द्वारा शुरू किए गए इस मोबाइल ऐप के माध्यम से देश के किसान रथ मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। साथ ही व्यापारी भी इस मोबाइल ऐप के जरिए फसलों का ब्यौरा देख सकते हैं। देश के जो किसान इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। इस ऐप से किसानों और व्यापारियों को परिवहन वाहनों जैसे ट्रक या मालवाहक वाहन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस किसान रथ मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को ट्रक के आने का समय और स्थान के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसके बाद किसान एक तय समय और स्थान पर जाकर फल, सब्जियों और अनाज को बेच सकेंगे। इसमें किसानों की आय में वृद्धि होगी और वह समय से अपनी फसल को बेच सकेंगे। कस्टम हायरिंग केंद्र संचालक इस प्रकार अनाज परिवहन हेतु कृषकों को ट्रैक्टर तथा ट्रॉली वाहन उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल के डॉक्टर शुक्ला को कृषि अनुसंधान का शीर्ष रफी सम्मान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कृषि रिसर्च में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए रफ़ी अहमद किदवई आउटस्टैंडिंग अवार्ड भोपाल के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को मिला। देश के 4 वैज्ञानिकों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसमें फसल एवं उद्यानिकी में राजस्थान के डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह एवं हैदराबाद के डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को भी इस वर्ष ये अवार्ड दिया जा रहा है।
IISS के डॉक्टर शुक्ला को यह अवार्ड मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट के अभाव की मैपिंग के लिए दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुरस्कार शुक्रवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया। रफी अहमद किदवई पुरस्कार कृषि अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र समेत 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में महिलाओं को पौधारोपण एवं केचुआ खाद की जानकारी दी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की 13वें स्थापना दिवस कृषि विज्ञान केंद्र केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में मनाया गया। इसमें महिलाओं को वृक्षारोपण एवं केचुआ खाद की जानकारी दी गई और उपस्थित सभी 40 महिलाओं को नींबू एवं मुनगा पौधे भेंट किए गए। निर्देशक CR मेहता द्वारा संस्थान को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि अवार्ड मिलने पर बधाई दी। संबंधित अधिकारियों ने कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली की जानकारी दी। खरीफ के मौसम में सब्जी की खेती लाभदायक। खरीफ का मौसम वर्षाकालीन बैंगन की खेती से भी किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। वर्षाकालीन बैंगन की खेती के लिए जून के पहले सप्ताह में नर्सरी तैयार की जाती है। इसके लिए 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां तैयार करें। 1 हेक्टेयर में बैंगन लगाने के लिए लगभग 25 से 30 क्यारियां तैयार की जाती हैं। बीज की बुआई से पहले और हर क्यारी में 300 ग्राम NPK और 15 से 20 किलोग्राम गोबर खाद डालना चाहिए। 30 से 35 दिनों बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। जब पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर बड़े और 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तब पौधों की रोपाई की जाती है। जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में ये रोपाई की जाती है। पौधों की रोपाई के दौरान पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 मीटर रखना चाहिए। प्रति एकड़ तकरीबन 7000 पौधों की रोपाई की जाती है। 1 एकड़ से 120 क्विंटल तक का उत्पादन हो जाता है। बैंगन की प्रमुख उन्नत प्रजातियां पूसा पर्लर, पूसा अनमोल, पूसा पर्पल, ग्राउंड पूसा और हाइब्रिड 6 प्रमुख हैं। ऑटोमेटिक हाइब्रिड ट्रैक्टर खेतों में दौड़ने के लिए तैयार। भारतीय बाजार में देश की पहली हाइब्रिड ट्रैक्टर HAV S1 को लॉन्च किया गया है। HAV S1 ट्रैक्टर में कई एडवांस फीचर और तकनीक को शामिल किया गया है। दावा है कि इस हाइब्रिड ट्रैक्टर में 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे फीचर्स शामिल किए गए हैं जो कि सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि HAV S1 ट्रैक्टर को साल 2019 में जर्मनी में आयोजित एग्री टेक्निको शो में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। गौरतलब है कि HAV S1 ट्रैक्टर देश की पहली ऐसी हाइब्रिड ट्रैक्टर है जिसमें बैटरी पैक्स नहीं दिए गए हैं। अब एडवांस तकनीक से लैस ये ट्रैक्टर भारतीय खेतों में दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें खास इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दी गई है। बिना किसी बैटरी पैक वाला ये ट्रैक्टर अलग अलग ईंधन विकल्पों पर चल सकता है। ये ट्रैक्टर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें ऑल व्हील इलेक्ट्रिक ड्राइव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये देश का इकलौता ट्रैक्टर है जिसमें ये टेक्नोलॉजी दी गई है। इसके अलावा इसमें ना तो गियर है ना क्लच, बल्कि इसमें 3 साधारण ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। इसे आसानी से ड्राइव किया जा सकता है। ये एक सेल्फ एनर्जाइजिंग तकनीक है क्योंकि यहाँ इंजन की भूमिका केवल इलेक्ट्रिक मोटर्स और अन्य कंपोनेंट्स को करंट प्रदान करता है। तो किसान भाई बहनों, आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।